हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपना नर्वस सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। तो नर्वस सिस्टम का भी आज कौन सा पार्ट हमें सॉल्व करना है, वो है अबाउट द टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन। नर्वस एक्शन कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। दूसरा होता है वॉलंटरी एक्शन और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। देखो, रिफ्लेक्स मतलब किसी चीज को आपने टच किया और एकदम से पीछे अपना हाथ हटा लिया, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्स। अभी एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे, पर पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लो। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी मतलब बोलते हैं ना वॉलंटियर बुलाए हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से जो काम करे। उसके बाद आता है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में क्या है, आपकी इच्छा का कोई रोल नहीं होता, नो विल। अब वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे इनको। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्शल हॉल ने दिया था। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है ये चीज जो है वो ऑटोमेटिक होगी, खुद ही हो जाएगी, आपको कोई चीज करनी नहीं पड़ेगी। मैकेनिकल होगी, मतलब आप अपने हाथ को किसी गरम गरम तवे के साथ अगर लगा रहे हो तो एकदम से आप उसको पीछे खींचोगे, तो ऑटोमेटिक भी हो रहा है और वो मैकेनिकल भी है, क्योंकि आपने अपना हाथ वहां से मूव कर लिया। और इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है टू द हार्मफुल स्टिमुलस। जो हार्मफुल टाइप के स्टिमुलस होते हैं उसके लिए एकदम से इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की अगर बात करें, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो होते हैं स्टिमुलस के लिए, वो किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर आते हैं विदाउट कंसल्टिंग द विल। तो मतलब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कैसा है, इनवॉलंटरी है नेचर में। पर किस सिचुएशन में डेवलप हो रहा है, तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में डेवलप हो रहा है। हार्मफुल जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें ये डेवलप होता है। उसके बाद अगर रिफ्लेक्स एक्शन में बाई चांस क्या हो जाए, डिले हो जाए, तो ये जो होता है आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो, आपने क्या किया, फ्लेम के ऊपर हाथ लगाया एकदम से और अपना हाथ पीछे खींच लिया, दैट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आग क्या होती है, तो ये जो पूरा पाथवे हुआ जहां पे आपने स्टिमुलस मतलब वो गरम गरम पतीला जो आपने टच किया, उससे लेके जब आपने हाथ अपना पीछे को खींचा, तो वो बीच में जो भी एक्टिविटीज हुई दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ये इमेज देखो, ये देखो यहाँ पे एक गरम गरम कंटेनर दिखाया हुआ है आपको। जैसे आपने ये टच किया तो ये मैसेज कहाँ पे जाएगा, पहले वर्टिब्रल कॉलम में, और वर्टिब्रल कॉलम से चला जाएगा आपके ब्रेन के पास। अब देखो होता क्या है, जब भी आप इस पतीले को टच, बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये होगा आपके लिए स्टिमुलस। आपकी बॉडी पे हमने पढ़ा था बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर कैसे थे आपके, टेंगो रिसेप्टर। टेंगो के अलावा थर्मो रिसेप्टर, ये कुछ हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर ऑर्गन होगा, यहाँ पे रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, आपका हाथ रहेगा। जैसे ही आपने इस गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो आपके जो रिसेप्टर ऑर्गन है ये मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है जहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं। अब ये न्यूरॉन मैसेज कैरी करेंगी और कहाँ पे लेगी, आपके वर्टिब्रल कॉलम के पास। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आपके दो पार्ट्स आ गए, कौन कौन से, एक तो वर्टिब्रल कॉलम और दूसरा फिर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो ब्रेन के पास मैसेज ले जाती है। वहां से जो है ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है आपके कहाँ पे, ब्रेन से वापस आना शुरू हो जाता है। जब ब्रेन से वापस आएगा तो वहां पे छोटी छोटी न्यूरॉन्स लगी होती हैं जिनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। मतलब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ से लेके आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स है, इन दोनों के बीच में कौन सी न्यूरॉन्स आती है, इंटर न्यूरॉन। क्योंकि एक साइट भी तो आई होगी जहाँ पे ये सारा एक्सचेंज हुआ होगा, तो दैट पॉइंट इज इंटर न्यूरॉन, या फिर जिसको क्या बोल देते हैं हम, रिले न्यूरॉन। तो इस पॉइंट पे आती है। उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, तो जब नर्व सिग्नल मूव करता है न्यूरल पाथवे के थ्रू, मतलब स्टिमुलस से लेके जब आपने उस चीज को रिस्पॉन्स किया, तो अब जो मैसेज लेके जाएंगे वो आपकी मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स के बाद इफेक्टर ऑर्गन है। अब इफेक्टर ऑर्गन कौन सा बन जाएगा आपका, ये जो मसल्स होंगे जो आर्म को पीछे खींचने में मूव करेंगे, तो दैट इज योर इफेक्टर न्यूरॉन्स आ जाएंगी, या फिर इफेक्टर मसल, या फिर इफेक्टर ऑर्गन बोल दोगे आप। और फाइनली आप रिस्पॉन्स दोगे। रिस्पॉन्स क्या दोगे, हाथ को पीछे खींचोगे। तो उस हाथ को पीछे खींचने के पीछे आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस रहती है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के, तो सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर वो होते हैं जो आपके स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं। ये जो गर्म सा कंटेनर आपने टच किया, इसको किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया। फिर आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन कैरी करी कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन, ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं कहाँ पे, इफेक्टर के पास। यहाँ से लेके गया ना इंफॉर्मेशन, यहाँ से कहाँ लाए, इफेक्टर के पास ले आए।
इंटरन्यूरॉन जो होती है ये लोकेटेड होती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास में, और ये एक तरह से सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाएगी, और ब्रेन से जो वापस आएगा मैसेज वो कहाँ पे आएगा, इफेक्टर के पास मोटर न्यूरॉन के थ्रू। नाउ इफेक्टर क्या होते हैं, तो इफेक्टर जो होते हैं ये मसल होते हैं या बाकी के ऑर्गन हो सकते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस होल पाथवे, ये देखो यहाँ पे कैक्टस का दिखाया है, कैक्टस के ऊपर कांटे लगे होते हैं, थॉर्न। तो जैसे आप थॉर्न को टच करोगे तो यहाँ पे आपके रिसेप्टर होंगे, कौन से रिसेप्टर आ जाएंगे, टेंगो रिसेप्टर आ जाएंगे। टेंगो रिसेप्टर यहाँ से कौन सी न्यूरॉन शुरू हो जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लेके वर्टिब्रल कॉलम के पास, कुछ जो होंगे वो ब्रेन के पास भी जाएंगे और ब्रेन से वापस हो जाएंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, आपके हाथ के पास। तो यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन होंगी आपकी, यहाँ पे होंगी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में इंटर न्यूरॉन या फिर जिनको रिले न्यूरॉन भी बोल देते हैं। अब यहाँ से मैसेज पास होगा, कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर न्यूरॉन्स के पास, या सॉरी इफेक्टर ऑर्गन के पास, मतलब जो मसल आपके हाथ को पीछे खींचने में मूव करेंगे। तो दिस इज योर रिफ्लेक्स आर्क, ये जो पूरा का पूरा पाथवे था ना यहाँ पे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। उसके जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, मतलब वो आपकी इच्छा के बिना काम करते हैं, अस्वैच्छिक होते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अपने हार्ट को देखो, आपका जो हार्ट है वो कॉन्टिन्यूस बीट कर रहा है, राइट। हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है, तो हमसे पूछता थोड़ी है कि मैं अब बीट करूं या रुक जाऊं। इवन जब हम सोए हैं तब भी ये बीट करे जा रहे हैं। तो स्टमक है, स्टमक ने जब डाइजेशन करनी है तब भी क्या कर रहा है, खुद अपने आप ये चर्निंग कर रहा है उस फूड की। वैसे ही उन टाइप को क्या बोल देते हैं हम, उन सारे ऑर्गन्स को हम क्या बोल देते हैं कि दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, मतलब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए बने होते हैं। स्मूथ मसल इसमें काफी सारे इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो आपके हार्ट के लिए टाइप पड़ी थी टिश्यूज की, वो थी आपकी कार्डियक टिश्यू, और इसके मसल्स को क्या बोल देते हैं, कार्डियक मसल्स। उसके बाद आता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जो होता है ये कॉन्शियस डायरेक्शन ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को उस हिसाब से काम करेगा। कैसे रहेगा ये, कॉन्शियस जो डायरेक्शन होती है ब्रेन की उस हिसाब से काम करेगा। एग्जाम्पल, आपने पेन उठाया लिखने के लिए, तो वो जो पेन उठाया आपने लिखने के लिए, आपका पढ़ने का मन हुआ, ऑब्वियसली अगर जर्नल बनाने का मन हुआ तो उसके लिए आपने अपनी इच्छा से क्या किया, आपकी विश हुई, ब्रेन ने आपकी विश जो थी वो कॉन्शियसनेस जो थी वो एक्टिवेट करी, तो इस केस में आपने अपनी मर्जी से काम किया। तो दैट काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज वॉलंटरी एक्शन। हमने तीन तरह के एक्शन देखे, कौन कौन से देखे, सबसे पहले हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा देखा, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसमें एक कंडीशन बन गई थी, क्या कंडीशन बनी थी कि इमरजेंसी होनी चाहिए, मतलब जो सिचुएशन है वो डेंजरस होनी चाहिए, तभी होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये इनवॉलेंटरी होता है, और इनवॉलेंटरी भी होता है साथ में वॉलेंटरी भी होता है। इनकेस आपने गरम गरम जो कंटेनर है उसके साथ हाथ लगाया हुआ है पर आप मूव ही नहीं कर रहे, मतलब आप अग्नि परीक्षा दे रहे हो, तो उस केस में वो वॉलंटरी तो बन रहा है पर डेंजरस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं कि इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। उसके बाद आ जाता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा से जो काम हो, हमारी इच्छा से काम क्या हो रहा है, जैसे आपने पेन उठाया लिखने के लिए, पेन फॉर राइटिंग। और इनवॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी का मतलब है अस्वैच्छिक, अस्वैच्छिक का मतलब है, अस्वैच्छिक का मतलब हो जाता है कि आपकी इच्छा के बिना जो काम कर रहे हैं, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, आपका स्टमक आ गया, लीवर आ गया, ये आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि मैं काम करूं या नहीं, ये वो खुद काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म हुआ रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की टाइप। तो बेसिकली हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद करो अपना एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या पढ़ा था, एक तो स्केलेटन का जो स्कल वाला हिस्सा था वो आ गया था, और दूसरा कौन सा आ गया था आपका, वीसी वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट, बैकबोन जो होती है वो वाला पार्ट आ गया था। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से छोटी छोटी और नर्व्स निकलेंगी जो कि बन जाती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वर्टिब्रल कॉलम से ही और भी छोटी छोटी नर्व्स आपको निकलती हुई दिखेंगी, जो किस हिस्से में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पीएनएस जिसको हम बोलेंगे। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट, और दूसरा आ जाएगा ब्रेन वाला हिस्सा, ये पूरा जो खोपड़ी वाला हिस्सा है वो वाला यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह का है, एक को बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को बोल देते हैं ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम। सोमैटिक यानी कि आपकी जो पूरी बॉडी है वहीं पे आपको जो नर्वस सिस्टम दिखाई देगा। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ा सा और डिटेल में इसको देख लेते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की जब बात करेंगे तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा। कौन कौन से? एक आ जाएगा फोर ब्रेन। अब जो आपका ब्रेन है ना, इसका साइंटिफिक नेम होता है एनसेफेलॉन, एनसेफेलॉन। तो ब्रेन को जब आप तीनों हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ब्रेन ब्रेन सब जगह लगा हुआ है, मतलब एनसेफेलॉन एनसेफेलॉन तो आप सभी जगह लिखोगे। तो जैसे फोर ब्रेन को बोल देते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन। ये जो फोर ब्रेन है कहीं ना कहीं माथे वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिड ब्रेन में आपका कहीं ना कहीं कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना वगैरह आप सुनते रहते हो, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। ये जो फोर ब्रेन है एक तरफ और एक तरफ हाइंड ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनाएगा मिड ब्रेन। ऑल्फैक्टरी और जो विजन का फोटो वाले जो काम रहेंगे आपके विजन का और जो सुनने का काम रहेगा, वो कौन हेल्प करेगा? वो मिड ब्रेन हेल्प करता है। इसको फर्दर किससे कनेक्ट कर रहा है? हाइंड ब्रेन से, और हाइंड ब्रेन आपका वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है। तो ये तो ओवरऑल हमने पार्ट्स देख लिए ब्रेन के। अब फोर ब्रेन की भी अगर देखिए तो इसके भी फर्दर ब्रांचेस हैं। एक को बोलते हैं सेरेब्रम, दूसरी आ जाती है ऑल्फैक्टरी लोब। इसके अलावा यहाँ पे थैलेमस भी लिखा हो सकता है, ठीक है। थैलेमस के साथ साथ हाइपोथैलेमस भी हो सकता है। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस वाली कंडीशन, ये दोनों थैलेमस थैलेमस है ना, तो इस कंडीशन को बोल देते हैं डायएन्सेफेलॉन। क्या बोल देते हैं? डायएन्सेफेलॉन। तो सबसे पहले तो सेरेब्रम। अब देखो दो टर्म्स आएंगी, एक फोर ब्रेन में आएगी और दूसरी आएगी आपकी हाइंड ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन ब्रेन तो कट कर दो, ठीक है, और फोर ब्रेन का पार्ट आएगा सेरेब्रम। वैसे ही आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट आएगा सेरेबेलम। तो सेरे सेरे कट कर दो, सेरे कट सेरे कट। ब्रम में भी आर आ रहा है और फोर में भी आर आ रहा है, जबकि हाइंड में देयर इज नो आर। तो सेरेबेलम बेलम में भी कोई आर नहीं आ रहा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो इसको कि जो सेरेब्रम है वो किसका पार्ट है? दैट इज पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन। वो किसका पार्ट आ जाएगा? फोर ब्रेन का आ जाएगा। उसके बाद जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है वो भी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन की। और जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है इस चीज में हेल्प करती है स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करने में, डिटेक्ट करने के लिए। दैट इज द फंक्शन ऑफ योर ऑल्फैक्टरी लोब्स। अब सेरेब्रम में भी फर्दर कौन कौन सी पार्ट्स आ जाएंगे? तो स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ी थी, ये फ्रंटल वाली, पेराइटल वाली, टेम्पोरल आ गई, दीज कान के ऊपर जो होती हैं, और ऑसिपिटल, ये जो ब्रेन के बिल्कुल पीछे वाली साइड पे आती हैं। मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें कॉर्पोरा कॉर्पोरा ऐसे जो भी शब्द दिखते हैं आपको वो कहीं ना कहीं मिड ब्रेन के होते हैं। मेनली जो मिड ब्रेन होता है हमारे कान के पास में रहता है, तो सुनने वगैरह में काफी हेल्प करता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन देखोगे तो इसके तीन मेजर पार्ट्स रहते हैं, तीन मेजर पार्ट्स। पहला कौन सा है? पहला आपको मिल जाएगा सेरेबेलम। क्या मिलेगा? सेरेबेलम, कॉलीफ्लावर की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। दूसरा आपको मिल जाएगा पॉन्स वेरोली। क्या मिल जाता है? एंड तीसरा आपको कौन सा मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद ऊपर चलोगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जनरली आपको दो पार्ट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक मिलेंगी क्रेनियल नर्व्स, इनके पेयर्स अभी याद कर लो। पेयर्स बोले तो मतलब एक चीज में दो चीजें आएंगी, एक पेयर में दो चीजें आएंगी, तो 24 होती हैं ये टोटल। क्रेनियल नर्व का नंबर पूछ लिया जाए तो 24 आ जाएंगी। और वैसे स्पाइनल नर्व का अगर पेयर पूछा जाए तो आ जाएंगी आपके पास 31, पर वहीं पे अगर नंबर पूछ लिया जाए तो ये आ जाएंगी 62 नर्व्स के आसपास। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स आ गई। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स और दूसरी आपकी दैट इज योर स्पाइनल नर्व्स। अब थोड़ा और आगे चलें तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो पीछे वाली क्लासिफिकेशन देखी इसकी बात कर रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ही टाइप है, ऑल्दो कई बार इसको अलग भी कंसीडर किया जाता है। सोमैटिक के अंदर हमने देख लिया क्रेनियल नर्व्स आ जाएंगी और दूसरी आपकी स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक तो सिंपैथेटिक नर्व्स आ जाएंगी और दूसरी आ जाएंगी आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले तो फोर ब्रेन की हमने पार्ट्स की बात करी, जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा, कौन सा? सेरेब्रम वाला। तो ये फ्रंटल आ गया, टेम्पोरल आ गया, आपका ऑसिपिटल आ गया, पेराइटल आ गया, ये चारों किसके पार्ट थे? सेरेब्रम के। वहीं पे ये देखो नीचे वाले कॉर्नर पे हाइंड ब्रेन, मैंने आपको बोला ना वर्टिब्रल कॉलम से आपको जो देखे ब्रेन होगा उसको वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ देगा। तो ये सेरेबेलम आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेट आ गया, पॉन्स वेरोली आ गया, ये किसके पार्ट्स रहेंगे? ये रहेंगे आपके पार्ट्स ऑफ योर हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होगा वो यहाँ बीच में जैसे लाई करता है, जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स रहते हैं। अब देखो मेजर जो
डिवीजन है ब्रेन की वो क्या क्या देखी हमने, फोर ब्रेन देखी, हाइंड ब्रेन देखी और बीच में क्या था, मिड ब्रेन। सबसे पहले जो फोर ब्रेन होगा ये हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, मतलब बाहर से आपको जो भी स्टिमुलस मिलेगा वो किसका काम रहता है, रिसीव करने का, वो फोर ब्रेन का रहता है। अब इसका और क्या काम होता है, तो जो रीजनिंग वाले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें आपका कौन सा ब्रेन यूज होता है, फोर ब्रेन। जो प्रॉब्लम सॉल्व आप करते हो उसमें किसका काम रहता है, फोर ब्रेन। जब भी आप कुछ सोचते हो ऐसे करते हो ना, नॉक नॉक एट द फोरहेड, तो इससे पता चल रहा है कि फोर ब्रेन का काम है। और ऑटोनॉमिक जो एंडोक्राइन और मोटर फंक्शंस है वो भी कौन काम कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है फोर ब्रेन। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ये रेगुलेट करता है मूवमेंट को, और किसकी मूवमेंट को, प्रोसेसिंग करता है ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन। आंख से रिलेटेड और कान से रिलेटेड जो काम रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके मिड ब्रेन में रहेंगे। हाइड ब्रेन की अगर बात करें तो ये रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो बीच में सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पास किया किसको, मोटर न्यूरॉन को, वो कौन करवाता है बीच में, हाइंड ब्रेन करवाता है। बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। ये जो मेजर फंक्शन थे आपके ये ब्रेन के थे। अब यहाँ भी आप दोबारा से देख सकते हो फोर ब्रेन के कौन कौन से टाइप देखे, सेरेब्रम आ गया, थैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इकट्ठे लिख दिया जाता है, डायंसिफालॉन। उसके बाद ये सेरेब्रम था, इसकी हमने सारी एक्टिविटीज देखनी है। यहाँ पे था आपका वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो ये ऊपर हाइपोथैलेमस था, ठीक है, यहाँ पे इसके भी ऊपर होता है थैलेमस, उसी से निकला होता है हाइपोथैलेमस। फिर यहाँ पे मिड ब्रेन दिख जाएगा आपको, कहीं ना कहीं फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। पॉन्स बेरोली आपकी यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पे ये देखो कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये वाला आ गया। ये कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है आपको, दिस इज योर सेरेबेलम। और नीचे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से अटैच हो रही है, ये वाली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको इस तरह से दिख जाएगा एक्सियल वाले पार्ट पे, और इससे जो सारी चीजें निकल के आ रही है, नर्व्स निकल के आ रही है, उनको हम बोल देंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका एक तो ब्रेन आ गया, दूसरा आ गया स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखोगे तो इसमें एक तो सोमैटिक सेंसरी, विसरल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जहां पे भी आ रही है वो सारी कहां पे आ जाएंगी, एफरेंट वाली साइड में। और जो मोटर वाली न्यूरॉन होंगी वो एफरेंट डिवीजन में आ जाएंगी। एफरेंट होती है जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके आई, ब्रेन हो सकता है आपका, इन शॉर्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एफरेंट क्या होगा, जो ब्रेन या फिर वर्टिब्रल कॉलम से मैसेज लेके गई उसको क्या बोल देंगे, मोटर न्यूरॉन्स बोल देंगे। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक जो मोटर है उसमें हमने देख लिया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमें सिस्टम मिल जाएगा। सबसे पहले फोर ब्रेन की बात कर लेते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑल्फैक्टरी आपने देख लिया क्या फंक्शन था। तो ये देखो सेरेब्रम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेमोरी होगी, कॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, थॉट, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, हियरिंग, विजन, मोटर, टच, ये सारे किसके फंक्शन आ जाएंगे, दे आर द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। देन आते हैं आपके गाइरस। बोला जाता है जितनी ज्यादा आपके ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स आपको मिलेंगी उतनी ज्यादा उसकी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, उतनी शार्प उसकी मेमोरी मिलती है। मतलब ये जो सल्कस होती है ये वाली, और सल्कस की वजह से जो डीप डिप्रेशंस बनते हैं दीज आर नोन एज गाइरस। तो मोर द सल्कस और गाइरस मोर विल बी द मेमोरी। और ब्रेन जो होता है वो दो हिस्सों में बंटा होता है बीच में, ठीक है, जो हमने पढ़ा था सूचर होते हैं। तो ये बोलते हैं इसको कॉर्पस कैलोजम, क्या बोल देते हैं, कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम। दो कॉर्टेक्स बना दिया, एक तरफ भी और दूसरी तरफ की, ये सेरेब्रल पार्ट्स बन के इसके। ये आ गया आपका नीचे की तरफ, दैट इज योर सेरेबेलम वाला पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेन स्टेम। अब सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर बन गया, दो पार्ट्स में डिवाइड करके ना, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, स्क्वायर होता है पूरा सर्कल, उस सर्कल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसके क्या बन जाते हैं, हेमिस्फीयर बन जाते हैं। स्क्वायर को आपने बीच से तोड़ दिया, हेमिस्फीयर 1, हेमिस्फीयर 2। और बहुत सारे नर्व फाइबर से ये कनेक्टेड रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो बीच में दिखाई है ना डिस्टिंक्शन, यहाँ पे बड़ी सारी नर्व्स होती हैं जिसकी हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं। और कंसिस्ट ऑफ ग्रे आउटर मैटर, बाहर इसके ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। आउटर वाला पार्ट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसमें ग्रे मैटर होता है, और अंदर वाले में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। नाउ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का भी थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। इट इज लाइक फ्लूइड मटेरियल। जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर जो होता है हमारी स्पीच होगी, जो हम बोल रहे हैं, स्मेल हो गया, हियरिंग हो, ये सारे सेंटर कहाँ पे होंगे आपके, ग्रे मैटर के अंदर होते हैं। स्पीच, स्मेल, हियरिंग, ये सारे सेंटर्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, इनसाइड योर ग्रे मैटर। इसके बाद ये इंटेलिजेंस की सीट होती है, रीजनिंग की सीट होती है, लर्निंग आ गई, विल, प्लेजर, पेन, सारी साइट कहाँ पे टैकल होती है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ग्रे मैटर इसको टैकल करता है। अगर पर्सन का सेरेब्रम रिमूव कर दिया जाए तो इसका क्या होगा,
जो पर्सन होगा दैट विल बिकम अ सिंपल रिफ्लेक्स एनिमल, ठीक है, इमरजेंसी वाली सिचुएशंस को टैकल करता रह जाएगा। लिम्बिक ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम जो होता है इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। एक आते हैं हाइपोथैलेमस, एक आते हैं थैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ लिया था। थैलेमस के जस्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर जो होता है कोऑर्डिनेशन के लिए वो थैलेमस रहता है। अमाइगडाला जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है, हिप्पोकैम्पस जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है। अमाइगडाला के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कई बार आप डरे होते हो, फियर, मान लो आपके पीछे गुंडे भागने लगे, तो जब आप भागने लगोगे ना तो आगे दीवार आगे, मान लो दीवार आगे तो आपके पास रास्ता ही नहीं बचा आगे जाने के लिए। तो उस सिचुएशन में आपके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो पिट लो उनसे, या दूसरी सिचुएशन इतना गुस्सा दिखाओ कि वो डर जाए, एग्रेसिव हो जाओ। तो अमाइगडाला क्या करता है, हमारे फियर को एग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द पर्पस ऑफ अमाइगडाला। हिप्पोकैम्पस की अगर बात करें तो जिसका जितना डेवलप हिप्पोकैम्पस होगा उसकी मेमोरी उतनी ही शार्प होगी। गजनी मूवी आपने देखी होगी, उसके हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम थी, शॉर्ट मेमोरी वाला डिसऑर्डर था। ओके, नाउ आपका ये दोबारा से हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम में अगर देखें सेक्सुअल बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है, इमोशनल रिएक्शंस जो होती हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारी एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरेब्रम। थैलेमस जो होता है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर के लिए, कब खाना है, कब ड्रिंक करना है उसके लिए, तो दैट इज ऑल बिलोंग टू द हाइपोथैलेमस। और क्या होते हैं इसमें, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हमने देखे थे जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन रिलीज कर रहे थे, राइट, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। याद करो दो हार्मोन खुद बनाए थे, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, पर वहीं पे बाकी जो रिलीजिंग हार्मोन थे वो मैसेज लेके जाते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो दैट इज अगेन फंक्शन ऑफ योर हाइपोथैलेमस। उसके बाद अब चलेंगे हाइंड ब्रेन। देखो इस वाले की बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेरेबेलम, ये आ जाएगी आपकी पॉन्स बेरोली, ये वाला आ जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो ग्रीन कलर का दिखाया था दिस इज योर मिड ब्रेन, जिसको हम मेसेंसेफेलॉन भी बोल देते हैं। नाउ हाइंड ब्रेन की अगर बात करें तो दैट इज सेरेबेलम, पॉन्स बेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले तो इनकी लोकेशंस ध्यान से देख लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा के आगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बनाता है, इक्विलिब्रियम बनाता है, जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल में रखता है। तो ये सारे काम है इसके सेरेबेलम के। मेडुला ऑब्लोंगेटा की अगर बात करें तो ये ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड अटैच कर जाती है। मेडुला के अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब है अस्वैच्छिक जो काम होंगे आपके, ठीक है, आपके बिना इच्छा के, मतलब रेस्पिरेशन हो गया, आप सांस को कितनी देर रोक के रखो, या तो पिल्लों से दबा लिया तो मर जाओगे, या तो खुद रोकिए तो एक टाइम आएगा अंदर से ऐसी हट जाएगी कि फटाफट से सांस लो। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस आ गए, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस आ गई, दे ऑल आर द वर्क ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो मिड ब्रेन आ जाएगा, दूसरा पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम पूछ लिया जाए कि किससे बनी होती है तो इसमें सेरेबेलम नहीं आता। तो आपका जो ब्रेन स्टेम रहता है, ब्रेन स्टेम इट इज इक्वल टू, एक तो मिड ब्रेन आ जाएगा, पॉन्स बेरोली आ जाएगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा, दैट इज योर ब्रेन स्टेम। उसके बाद ये कनेक्शन बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, तो यहाँ पे दो तरह की जो है आपको क्या मिल जाएंगी, नर्व्स मिल जाएंगी, एक मिलेंगी एफरेंट, एक होंगी इफरेंट। एफरेंट को सिंपली याद रखो, जो भी आपको स्टिमुलस मिला उसको कैरी करके जाएंगी ब्रेन के पास, एंड इफरेंट वापस आंसर लेके जाएंगी कि रिस्पॉन्स करो। एफरेंट होती है जो इंपल्स कैरी करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब यहाँ पे ब्रेन भी आ जाएगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन करेंगी, किसको करेंगी ट्रांसमिट, दे टेक द इंफॉर्मेशन व्हिच दे ट्रांसमिट फ्रॉम स्किन एंड डीपर टिश्यू, और कहाँ तक लेके जाती हैं आपके नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और नर्व जो इन्वॉल्व होती है एफरेंट वाली जो कैरी कर रही है इंफॉर्मेशन को, उनको हम बोल देंगे सेंट्रल नर्व फाइबर्स। और इफरेंट वाली कौन सी होती है, दे कैरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उस मसल के पास लेके जाएंगी जिसको काम करना था, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर मोटर नर्व फाइबर्स। इफरेंट ही क्या बनाती है आपकी मोटर नर्व फाइबर्स। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए तो दो तरह की नर्व्स आती हैं, कौन कौन सी, फर्दर आती है आपकी क्रेनियल नर्व्स, इसके 12 पेयर मिलेंगे यानी कि टोटल 24, एंड स्पाइनल नर्व जिसके अंदर आपको मिलेंगे 31 पेयर्स यानी कि आपके
62 टोटल ये मिलेंगी। पेयर्स की बात करिए तो 2 आएंगी। ये है आपकी 12 क्रेनियल नर्व, जो कि आपको पूरी याद नहीं करनी है, पर आपने कुछ कुछ पढ़ ली है। जब भी वर्ड आता है ना ऑप्टिक, ऑप्टिक इज यूज्ड फॉर विजन, ठीक है, विजन के लिए यूज होता है ये, मतलब कोई चीज आप देख रहे हो तो दैट इज द ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी जो वर्ड यूज होता है ये स्मेल के लिए यूज होता है, सूंघ रहे हो जब। ऑक्यूलोमोटर, मोटर रिप्रेजेंट करता है एक और चीज, दैट इज समथिंग व्हिच इज मोबाइल, मूव कर सकता है, तो आई की मूवमेंट आप कर पाते हो। प्यूपिल अभी देखेंगे आई के स्ट्रक्चर में, तो प्यूपिल जो होता है ये क्या कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। ज्यादा लाइट है तो छोटा सा हो जाएगा, कम लाइट है तो बड़ा हो जाता है साइज में। ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर जो होता है एक हमारा आई की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। देन फेस के ऊपर सेंसेशन और आप चबा पा रहे हो चीजों को, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल। आई की मूवमेंट के लिए एक और नर्व इन्वॉल्व होती है, एब्ड्यूसस, जिनको हम बोल देते हैं। वेस्टिब्यूलो कॉन्क्लियर बोले अगर, तो कॉन्क्लिया हमने देखा था कान के अंदर भी प्रेजेंट था, हियरिंग एंड बैलेंस में हेल्प करता है। फेशियल, फेस मूवमेंट जो आप एक्सप्रेशन बनाते हो और टेस्ट में हेल्प करता है। ग्लोसोफेरेंजियल, कहीं ना कहीं थ्रोट की जो सेंसेशन हो रही है उनके ऊपर काम कर रहा है। देन ग्लोसोफेरेंजियल के बाद एक्सेसरी, नेक मूवमेंट में जो हेल्प कर रहे हैं। हाइपोग्लॉसल, ये जो भी मूवमेंट कर रहे हो आप, सेंसेशन हो रही है, एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है उनमें हेल्प करता होता है। तो ये जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ये मिल गए टोटल 6 पेयर एक तरफ, 6 पेयर एक तरफ दिखाए हुए, टोटल मिल जाएंगे 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर। उसके बाद जनरल फंक्शन आप यहाँ से रीड कर सकते हो एक बार, तो जो जो चीजें हमने इस इमेज में देखी वही यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ ग्लोसोफेरेंजियल में टंग भी आ जाती है, मतलब टेस्ट वाली जो सेंसेस होंगी वो भी आ जाएंगी। उसके बाद अगर सिंपैथेटिक नर्व्स देखोगे और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स देखोगे तो वहां पे हमने बोला कि प्यूपिल डायलेट कर पा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। प्यूपिल कब डायलेट करता है, जब आप कम लाइट में प्रेजेंट होते हो। सलाइवेशन को, अब देखो जो सिंपैथेटिक नर्व्स है ना वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के बिल्कुल अगेंस्ट काम करेंगे। जो काम सिंपैथेटिक करेगी उसके ऑपोजिट काम करेगी आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। डायलेट प्यूपिल, ये प्यूपिल को डायलेट करता है। इनहिबिट सलाइवेशन, सलाइवा को इनहिबिट करता है, सिक्रीट करने से इनहिबिट करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, सलाइवेशन को प्रमोट करेगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक आपका क्या करेगा, स्लो कर देगा। अगर आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एयरवेज को डायलेट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, छोटा कर देगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके स्टमक की एक्टिविटीज को इनहिबिट कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा। इनहिबिट गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करवा देगा। अगर इंटेस्टाइन एक्टिविटीज ये इनहिबिट हो रही है बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो अगेन जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो क्या करवा देगा, एक्टिवेट कर जाएगा। तो ओवरऑल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप क्या चीजें देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये डायलेशन का काम कर रहा है, एक्सपांड करने का काम कर रहा है, और दूसरा इनहिबिट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आपने स्टिमुलेशन नहीं देखा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखोगे तो या तो ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, किसी चीज को सिकोड़ रहा है, संकुचित कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, किसी चीज को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं किसी की एक्टिविटी को फास्ट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, उसकी प्रोसेस को स्लो कर रहा है। तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं एंटागोनिस्टिक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। तो दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ आई देखेंगे हम और साथ में देखेंगे कान के स्ट्रक्चर, वो देखेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. Then bye bye, take care, thank you and have a nice day. Keep studying, keep watching.